नेक्स्ट लेसन, ये अभी तक का हमारा फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेसन है हमारा दादी माँ। दादी माँ लेसन हम स्टार्ट करेंगे। अब साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और शब्दार्थ भी देखेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी यानी थोड़ी, शब्दार्थ साथ में करेंगे, थोड़ी कठिनाई यानी परेशानी, जरा सी कठिनाई यानी परेशानी पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं, सदा यानी हमेशा, हमेशा नहीं तो प्रायः अब अनमना सा, न करने का मन, अनमना सा हो जाता है मेरे शुभ चिंतक यानी परिचित मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी अनुकूलता न होना या फिर स्थिति में न होना, प्रतिकूलता से घबराने वाला, परेशान होने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद यानी ठंड, सर्दी की शीत किरणें यानी ठंडी किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, ठंडा, किसी की धुंधली, साफ दिखाई न देना, स्पष्ट रूप से न दिखाई देना, धुंधली छाया नाच उठती है यानी सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन, एक महीने बोलते हैं, क्वार का महीना, उसमें क्या होती है, ज़्यादा ठंड नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है। क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, बरसात का टाइम भी बोल सकते हैं, हिलोरे यानी बह रहा है। दूर के सिवान से बहकर, सिवान यानी नाला, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये एक घास का प्रकार है, अधगली घासें, अधगली यानी आधी गली हुई, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना यानी विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते यानी उबलते खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध यानी बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, यानी तेज कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन यानी ऐसा महीना जिसमें ठंड होती है और बहुत तेज ठंड होती है, में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत यानी चैत्र का महीना, ये सब महीनों के नाम हैं। हिंदी में इन्हें इस तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में अलग चलते हैं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़,
गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़कना यानी उत्साह या भड़कना, दो एक दिन में ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी बुखार, ताप, फीवर, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन एक बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले, स्नेह से पूर्ण, प्रेम से पूर्ण, स्नेह से पूर्ण शरीर पर सफेद किनारी वाली धोती यानी साड़ी, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य यानी प्रायः टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य जो दिखाई न दे शक्तिशाली एक चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती यानी पंखा चलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार यानी बार बार छू छू कर ज्वर यानी ताप का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घरवालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 यानी गांव का नाम गवई है, उस गांव की 50 अनेक प्रकार की किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका एक बीमारी है, संक्रमण का रोग कह सकते हैं इसको, या छुआछूत का रोग के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले, गिलाफ यानी ग्लव्स बोलते हैं, तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू लाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी यानी नब्ज देख जाते हैं। कुनैन मिक्सचर यानी दवा का एक प्रकार है कि शीशी की तिताई के डर से, तिताई यानी गर्माहट, जलना, मिर्ची लगना, तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और जोश और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन यानी कार्यक्रम का घर ठहरा। एक काम का उद्देश्य, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी उपस्थित न होना वस्तुतः विलंब यानी देरी का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार यानी बाहर,
पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद यानी ब्याज ब्याज के दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी? कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? उनके घर पे एक पड़ोसिन है रामी चाची, वो उससे पैसे उधार लेने आई है, तो जो दादी माँ है वो उसे उलाना दे रही है कि पहले के पैसे तो दे दे। हमेशा बोलती है कि फसल कटेगी जब दूंगी, अभी तक नहीं दी। इस तरह से दादी माँ गुस्से स्वभाव में बोल रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निवारण काम कैसे सफल होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय अच्छा न लगना प्रसंग को हटाने की गरज यानी इच्छा प्रकट की। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन यानी बरामदा, आंगन यानी बरामदा की ओर चलता गया। कई दिन बीत गए, मैं इस व्याख्यान को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर थोड़े रोते हुए स्वर में बोला, रोते हुए, उरिन, उरिन यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। बेटा भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। पहले रामी चाची को वो गुस्सा कर रही थी तो उनका गुस्से का स्वभाव था। नेक्स्ट उनका एक परोपकारी स्वभाव सामने आया कि उन्होंने ऋण से मुक्त भी कर दिया उसे और एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए अपनी बेटी की शादी के लिए। इससे पता चलता है कि दादी माँ का स्वभाव परोपकारी भी था, बेटे को अच्छे से देखभाल करना संरक्षी स्वभाव था, और थोड़ा गुस्से वाला भी था और सरल स्वभाव भी था। अलग अलग तरीके से दादी माँ का स्वभाव पता चल रहा है अलग अलग व्याख्यान से। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने सुना। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क यानी विचार पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय यानी नाटक, विवाह यानी शादी, नाटक भी होता है। एक प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र का पैदा होना तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव आंगन में सो रहा था। आंगन, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, रोक टोक करना। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। सभी लोग उन लड़कों को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन दादी माँ ने उनका पक्ष लिया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद यानी रहस्य पोल खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर, भंडाफोड़ होना यानी
रहस्य खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है, क्यों उससे बहस करती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः प्रायः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान, निर्भीकता प्रकट होना, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को, वात्याचक्र यानी घटनाक्रम, घटनाक्रम जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से वह बिल्कुल उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी बेकार मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर उन अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी उनसे कहते थे कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा, लेकिन वो उनसे पहले चले गए, तो ये उनको झूठी बात लगी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाला मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों, मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक मुहावरा है, मतलब सामने से कुछ और दिखना, पीछे से कुछ और दिखना। दोस्तों की शुभ चिंता ने, शुभ चिंता यानी चिंता करने वाले, स्थिति और भी डावाडोल हो गई, असंतुलित हो गई। असंतुलित होना। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। अतुल यानी बहुत ज़्यादा पैसा, पैसा व्यय करना। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, ठंड के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा यानी ठंड। माघ में बहुत ज़्यादा ठिठुरने वाली सर्दी पड़ती है। पछुआ, पछुआ यानी पश्चिमी हवाएं, ठंड का सन्नाटा, पाले की शीत, पाले यानी ठंड की शीत हड्डियों में घुसती रहती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक, संदूक यानी पेटी, पिटारा पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर, स्नेह से पूर्ण आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछा? पूछ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। मन मारे यानी बहुत ही ऐसे अजीब से मन से। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कौन देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, माथे पर हाथ फेरते हुए, फेरना, हाथ फेरना। मैं तो अभी ही हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भर गया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर यानी संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा यानी आगे पीछे का सब सोच लेते हैं बेटा। दादी माँ मुझे शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी श्राप से भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली यानी बहुत स्पष्ट न दिखना, स्पष्ट न दिखना।
का छाया विलीन यानी गायब सी हो गई, गायब। मैंने देखा एक दिन काफ़ी चढ़ाया है, दिन काफ़ी चढ़ाया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी यानी बुरी आँखें, काले पाँखें यानी पंख फैलाकर मेरी खिचड़ी पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारी धूमिल यानी धुंधली हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही? वो दादी माँ के बारे में सोच रहा था और बाद में उसे याद आया कि दादी माँ गायब हो गई हैं, क्योंकि वो सपना देख रहा था, सपने में सोच रहा था। इस प्रकार से हमारा ये आज का लेसन दादी माँ यही कंप्लीट होता है। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें दादी माँ के स्वभाव के बारे में बताया गया है और घर की परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से दादी माँ का स्वभाव हमें कैसा लगा? संरक्षी, परोपकारी, सरल, सीधा, सच्चा और थोड़ा सा गुस्से वाला। एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म को मानने वाली। इस तरह से हमारा आज का ये लेसन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। लेखक को दादी माँ के साथ बचपन में जलाशयों में कूदना, बीमारी के टाइम में दादी माँ का उनको सहलाना और रामी चाची को गुस्सा कर और उसकी सहायता करना, इस प्रकार का दादी माँ के बारे में उनको याद आता है। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक ने घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादाजी की मृत्यु के बाद बड़े भैया ने और लेखक के पिता, इन लोगों को गलत संगति लग गई थी। इस प्रकार से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और दादाजी के श्राद्ध के लिए दादी माँ ने उनको कंगन भी दिए। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने का यही कारण है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का स्वभाव सरल, संरक्षी, परोपकारी और थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति और थोड़ा सा गुस्से वाला था। लेकिन उनका पक्ष कौन सा अच्छा लगता है? जब रामी चाची के उधार पैसे होने पर, गुस्सा करने पर भी वो उनकी बेटी के लिए उनको आर्थिक सहायता देती हैं, तो वो पक्ष उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ वो उन पे गुस्सा करती हैं और एक तरफ उसकी सहायता करती हैं। साथ ही जब बचपन में लेखक को बुखार आ जाता है तो वो उसके लिए दिन रात उसके पास बैठी रहती हैं, उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। ये भी पक्ष उन्हें हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से दादी माँ का स्वभाव हर पक्ष को मजबूती देता है। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं। क्वार, जिसमें ज़्यादा ठंड नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, थोड़ी बरसात का टाइम होता है। आषाढ़, गर्मी खत्म होने पर। और माघ है बहुत ज़्यादा ठिठुरन वाली गर्मी, सर्दी होना। इस तरह से ये 3 महीनों के नाम हैं। इसमें मौसम फर्स्ट में साफ स्वच्छ मौसम रहता है। आषाढ़ में गर्मी भी रहती है लेकिन बारिश रहती है। और माघ ये ठिठुरन वाला, ठंड से कांपने वाला महीना रहता है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।